तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना, कि आपको होमवर्क दिए थे कि बाहर वाले चार्ज के लिए फ्लक्स क्या प्रूफ करना था, 0। अरे क्लोज सरफेस से, तो किसी भी शेप का एक क्लोज सरफेस ले लो, ठीक है। सॉलिड एंगल का कुछ डेफिनेशन थोड़ा सा बगल में लिख देते हैं। DA/r², और डायग्राम बना दें, ये आपका DA है ना, और अगर DA ऐसे हो तो मान लो ये लाइन R है, इसको R बोलना, यहाँ से ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। ये मान लो अब ये है DA', तो DA' cos थीटा, इसका प्रोजेक्शन आर्क के परपेंडिकुलर बटा r²। याद आ रहा, याद आ रहा। अच्छा, क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, ये याद रखना। बता चुके हैं, ये नहीं कि कुछ नया बता रहा है, बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। तो मान लो एक चार्ज Q यहाँ है, ठीक है, तो ये दूरी मान लो R1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R2, ठीक है। यहाँ की दूरी R1 और वहाँ की दूरी R2, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे फील्ड इस चार्ज के कारण कितना होगा, KQ/R1² होगा। और हम बोले यहाँ अगर हम छोटा सा एरिया लेते हैं, बहुत छोटा सा, यहाँ पे जिस पे एरिया वेक्टर कुछ ऐसे है, ठीक है, एरिया वेक्टर कुछ ऐसे है, ठीक। तो सॉलिड एंगल क्या होगा, ये मान लो ऐसे, ठीक है। ये टोटल एंगल मान लो θ1 है, तो पहले तो फ्लक्स लिखते हैं, फ्लक्स लिखे, तो यहाँ के लिए फ्लक्स dφ1 बराबर क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। के फ्लक्स क्या होता है, E.dA, E.dA, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, KQ/R1², DA, और ये एंगल cos θ1, ठीक है। अगर इधर से ये एंगल देखोगे, अच्छा यहाँ का सॉलिड एंगल अगर हमको लिखना, ये एंगल अल्फा मान लो, क्या है, अल्फा, अरे है ना, तो यहाँ का अगर सॉलिड एंगल लिखना है dφ1, सॉरी डी सॉलिड एंगल 1 यहाँ के लिए, तो इसका प्रोजेक्शन लेंगे, कितना हो जाएगा, DA बोल देते हैं यहाँ का एरिया, ठीक है, DA1 cos अल्फा डिवाइडेड बाय R1², ठीक है। हाँ ना बोलते जाना। ये लाइन है, ये एंगल ऐसे बन रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या लेते हैं, cos थीटा लेते हैं ना। अब इसका प्रोजेक्शन अगर हम ऐसे लेंगे, हाँ, तो cos अल्फा होगा ना भाई, ऐसे कौन लेता है, तो उल्टा सो रहा था क्या उसे,
इसका ऐसे लेना प्रोजेक्शन, लेकिन अगर वेक्टर की बात करोगे तो वो वेक्टर इसके अलॉन्ग हो जाएगा। हम फ्लक्स में बोले भी थे। अच्छा, अल्फा क्या है बेसिकली 180 माइनस थीटा 1, तो कॉस अल्फा 1 क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा 1, तो कॉस अल्फा 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा 1। अगर हम यहाँ इसको रिप्लेस करना चाहें कॉस अल्फा 1 से, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा 1, अरे आ जाएगा। और डी ए कॉस अल्फा 1 क्या है, या डी ए कॉस अल्फा क्या है, डी ए कॉस अल्फा बाय आर 1 स्क्वायर क्या है, ये सॉलिड एंगल, अरे ये सॉलिड एंगल, तो डी फाई 1 इज बेसिकली माइनस के क्यू बाय सॉरी के क्यू, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। कोई दिक्कत, देखो जो फ्लक्स इंटर कर रहा वो कैसा आया, निगेटिव आया, और फैराडे से भी बताया था सीधा सीधा, है ना। अब देखो यही जब यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, कितना होगा, के क्यू बाय R2 स्क्वायर, अब दूरी R2। अच्छा, यहाँ पे मान लो एक छोटा सा एरिया ले रहा है, ये एरिया वेक्टर है ना, ऐसे ही होगा ना, ये कुछ ऐसे होगा, इसको बोल दो DA2 और इस एंगल को बोल दो बीटा, क्या बोल दो, ठीक है। अच्छा, इस एरिया के लिए भी सॉलिड एंगल क्या होगा, वही होगा, सॉलिड एंगल वही होगा। तो हम अगर लिखे उस वहां से फ्लक्स डी फाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू बाय R2 स्क्वायर इंटू एरिया DA2, और दोनों के बीच का एंगल कॉस बीटा, और ये पूरा टर्म अगर ले लो तो ये भी सॉलिड एंगल है, अरे है DA2 कॉस बीटा और डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये फ्लक्स और ये फ्लक्स बराबर आ रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो टोटल फ्लक्स क्या आ रहा है, जीरो, यानी बाहर वाले चार्ज का टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो। हमेशा करके देखो कहीं पे भी, अब बोलोगे सर ये तो इसी एरिया पे, किसी एरिया पे करके देख लेंगे, जिस तरफ से इंटर हो रहा होगा एक तरफ से बाहर जा रहा होगा, तो एक जगह से प्लस एक जगह से माइनस, और वैल्यू भी बराबर होगा, वो आज दिखा दिया आपको। उस दिन सिर्फ बोले थे कि एक तरफ से प्लस एक तरफ से माइनस फैराडे से, बट अब आपको वैल्यू वाइज भी दिखा दिए कि दोनों सेम होगा, है ना। हर फील्ड लाइन के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जितना इंटर कर रहा होगा उतना ही बाहर जा रहा है, तो बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और अंदर वाले चार्ज का फ्लक्स क्या आया था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम चाहें यहाँ से फाइनली कूलम्स लॉ को बेस मानते हुए और गॉस लॉ को प्रूफ करना, तो कंबाइंडली हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो ये Q1, ये Q2, ये Q3, और हम जानते हैं कि गॉस लॉ बोलता है E डॉट डी ए बराबर Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, अरे है ना। बाहर वाले का कैसे, तो इस फील्ड को अलग अलग कर दो, ये नेट फील्ड है, इसको U1 प्लस E2 प्लस E3 कर दोगे, अरे होगा, तो बाहर वाले के नहीं समझ, E1 DA प्लस E2 DA प्लस E3 DA बराबर टोटल फ्लक्स होगा, अरे होगा ना,
अब अंदर वाले के कारण प्रूफ कर चुके हैं कि चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है पिछले क्लास में, और बाहर वाले के कारण प्रूफ कर चुके हैं 0 होता है। E1 किसके कारण, तो इसके कारण लिखोगे Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E2 अलग अलग करके, है ना, प्लस 0। तो कंबाइंडली प्रूफ कर दिया अब, अरे हो गया। और सॉलिड एंगल से बाकायदा एकदम तमीज से प्रूफ किया, ठीक है। तो आई होप सॉलिड एंगल में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया होगा अप्लाई करने में, ठीक है। तो जल्दी से लिखो। तो हम लोग गॉस लॉ से फील्ड निकालना अच्छा खासा सीख चुके हैं, अप्लाई करना अच्छा खासा सीख चुके हैं। उसमें एक सवाल आपको और दिए थे कि एक क्यूबिकल चार्ज, सॉरी एक क्यूबिकल ब्लॉक, या ऐसे समझो ना क्यूबिकल सरफेस, ठीक है, जिसमें एक चार्ज यहाँ रखा हुआ, ठीक। इससे बोले थे कि बेस वाले से फ्लक्स बताना। अच्छा, जितना फ्लक्स बेस वाले से होगा उतना ही इधर से वाले से भी होगा, ठीक है, और उतना ही सामने वाले से होगा ना। लेकिन ऊपर, साइड और पीछे वाले से कोई फ्लक्स नहीं होगा कि क्योंकि सारा फील्ड लाइन इसी को टच करता हुआ जाएगा, या फिर इसके नीचे या ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। और जो टच करता हुआ जाएगा वहाँ पे एरिया वेक्टर, उसके बीच का एंगल 90 हो जाएगा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो एक से फ्लक्स निकाल लेते हैं, मान लो इससे फ्लक्स निकालना, ठीक है। इसका डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझो सीधा सीधा कि एक बड़ा क्यूब में डालो, एक सिंगल प्लेन से समझाने का कोशिश करते हैं। ये बड़ा क्यूब है, ठीक है। इस बड़े क्यूब का साइड क्या है, 2a। इसका साइड अगर a है तो इस बड़े वाले क्यूब का साइड क्या है, 2a। इस क्यूब को उठाओ, इस कॉर्नर पे रख दो। अच्छा, ऐसा कितना क्यूब रख सकते हो इसमें, ये सोचो पर। 8 क्यूब रख सकते हो। ये क्यूब उठाओ, एक सामने से एक पीछे से, यहां तक हाइट होगा, है ना, ये आधा काट रहे हैं, तो ये a और ये a, तो ये उठा के यहां रखोगे तो एक सामने और एक पीछे, उसी तरह एक सामने और एक पीछे, 4, उसी तरह 4 अपर लेयर पे जाएगा। अच्छा, इस क्यूब को रखना बिल्कुल सामने वाले कॉर्नर पे, इधर। जब ऐसा रखोगे तो ये चार्ज क्यूब बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये चार्ज क्यूब बिल्कुल सेंटर में आएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा। इसको यहां से उठा के यहां रखे बिल्कुल सामने की तरफ से, तो ये एज ए पीछे है ना, तो ए पीछे ए ऊपर, ए पीछे ए ऊपर, ए पीछे ए ऊपर, यानी बिल्कुल सेंटर में होगा। अरे होगा। अच्छा, ऐसा क्या क्यूब यहां पे रखे हैं, 4 क्यूब, 2 यहां, 2 पीछे। अच्छा, इस क्यूब से टोटल, इस बड़े वाले क्यूब से टोटल फ्लक्स क्या जाएगा, हमको जो रिक्वायर्ड फ्लक्स हम एक ही बार में आंसर लिखते हैं, ठीक है। इस बड़े वाले क्यूब से जो टोटल फ्लक्स जाएगा वो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जाएगा। अच्छा, ये फ्लक्स ऊपर वाले सरफेस, बगल वाले सरफेस, पीछे, नीचे, इधर और सामने वाले से बराबर बराबर जाएगा,
कैसे बराबर जाएगा? सिमेट्रिकली प्लेस्ड है बीच में, तो यानी हर सरफेस से कितना जा रहा होगा? 1/6। अरे जा रहा होगा। अच्छा, ये जो सरफेस हम यहां बनाए हैं, ऐसा बेसिकली ध्यान से देखो तो नीचे 4 सरफेस बनेगा। ये जो डब्बा उठा के यहां रखेंगे ना, तो इस नीचे वाले से कितना फ्लक्स जा रहा है? 1/6। लेकिन हमको सिर्फ इससे फ्लक्स चाहिए, जो क्यूब हम रखे हैं, टोटल से नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये सरफेस भी सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, बिल्कुल इसके सेंटर पे प्लेस्ड है, तो इस चारों प्लेट से बराबर बराबर फ्लक्स गुजर रहा होगा। तो एक से 1/4 गुजर रहा होगा। आठ सरफेस होता है क्यूब में। हाँ, अरे 1 2 8 प्लेट कहाँ? ये बड़े वाले क्यूब के लिए हम उसको बांटे हैं। बड़े वाले क्यूब के हर सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा? 1/6। और अब उस प्लेट के 1/4 से कितना जाएगा? खत्म। अब ऐसा ही सवाल आपके सीट में है। देखिए उसमें क्या किया है, अब आप खुद से बनाओगे, ध्यान से सुन। अच्छा, अगर 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 इस क्यूब का टोटल फ्लक्स पूछ ले क्यूब से, तो कितना होगा? इस क्यूब से 1/8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 सरफेस से फ्लक्स बराबर बराबर गुजरेगा, और 3 से तो फ्लक्स नहीं गुजरेगा। मतलब इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना गुजरेगा एक चार्ज के कारण? 1/, अगर पूछ ले टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है आपके डीपीपी में, इसमें हर कॉर्नर पे एक एक चार्ज रख दिया। ठीक है, और टोटल फ्लक्स पूछा, क्या करोगे? हर तरफ से इतना फ्लक्स जाएगा, तो 12 चार्ज है। अरे पूरे इससे पूछा है टोटल, किससे? शायद नीचे वाले से पूछा, शायद नीचे वाले प्लेट से पूछा। तो नीचे वाले प्लेट से अगर देखोगे तो 1 2 3 4 का तो फ्लक्स क्या हो गया? 0। और ऊपर चारों का फ्लक्स सेम हो जाएगा, कितना कितना? 1/24 क्यू बाई, तो 4 गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 6। एक तो डीपीपी का सवाल गया। दूसरा पूछ लेता है कि चलो अगर 8 रख दे तो टोटल कितना फ्लक्स जाएगा? सॉरी 12 चार्ज रख दे तो कितना फ्लक्स जाएगा क्यूब से? 12 से मल्टीप्लाई कर देना। अरे एक चार्ज के कारण टोटल फ्लक्स कितना है? 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 12 चार्ज से टोटल फ्लक्स क्यूब से कितना होगा? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। अगर नीचे वाले प्लेट से पूछ ले तो कितना आंसर होगा? कितना हो जाएगा? इसको 4 गुना करोगे। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, ये नहीं करेगा, और इस चारों का फ्लक्स एक जैसा होगा, सेम। अरे चारों का प्लेसमेंट सेम है ना, इस चार्ज को यहां ना रख के यहां रख देते तो क्या फर्क पड़ जाता है ना? तो चारों से फ्लक्स कितना जाएगा? 1/24। तो 4 से फ्लक्स कितना चला जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, और यही टोटल से पूछ लेता तो इसका 12 गुना। फिर से सुनो, टोटल से पूछ लेता तो इसका 12 गुना, और सिर्फ नीचे वाले सरफेस से पूछ ले तो इस चारों का होगा और नीचे वाले 4 का नहीं होगा। तो इस 4 के कारण क्या होगा? एक के कारण को 4 से गुना कर देना। आई होप समझ में आया। अरे समझ में आया? लिखो जल्दी। अबे सॉरी, इसमें 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि 8 ही चार्ज है ना, इसको 8 से ही मल्टीप्लाई करना है।
12 से नहीं, 8 ही है ना, एज की बात नहीं होती, हम गलती से एज बोल रहे हैं, एज 12 होता है ना, क्योंकि फेस 6 होता है, कॉर्नर 8 होता है, एज 12 होता है, हम गलती से 12 12 12 बोल रहे हैं, ठीक है, उसको सही कर लेना इसको, ठीक है, और ये सही है, ठीक। अच्छा, मान लो कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस है, तो इंटरनल किसी पॉइंट पे ये कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है? फोर पाई, ठीक है, इंटरनल किसी पॉइंट पे ये कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है? 4, ठीक। मान लो यहां क्यू चार्ज, ठीक है, तो कुछ ऐसे फील्ड लाइन बनेगा। अच्छा, ये 3D में 2D में मत समझना। तो इस 4 पाई सॉलिड एंगल से टोटल कितना फ्लक्स गुजरेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है, 4 पाई सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 3 डायमेंशनल है। अगर मान लो यहां से एक हम छोटा सा सॉलिड एंगल बना लें, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, पूछे इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, और ये सॉलिड एंगल है मेरा O, तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो लीनियरिटी यहां काम करता है, ठीक है, लीनियरिटी यहां काम करता है, तो इससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो मान लो फाई, वो मान लो फाई, तो ओम बाय 4 पाई इक्वल टू फाई बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एकदम गधेरा है, कॉपी पलटो। एक टॉपिक लिखाए हैं, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ अज्यूमिंग कूलम्स लॉ एज फंडामेंटल, है ना। तो उसमें जब प्रूफ किए थे फ्लक्स, तो वो आया था इंटीग्रेशन के क्यू डी ओम आया था। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो जो फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉलिड एंगल पे, ठीक है। ये तो कांस्टेंट था, तो इसको लिख दोगे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है स्पेस में? 4 पाई, और कितने सॉलिड एंगल से हम बात कर रहे हैं? 5 से, तो इस रेशियो को एक साथ रख लो, है ना। ओम बाय 4 पाई इज इक्वल टू फाई, जो इससे गुजर रहा होगा, डिवाइडेड बाय टोटल फ्लक्स कितना गुजरता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से कितना फ्लक्स गुजरता है? तो ओम से इतना फ्लक्स गुजरेगा। समझ में आया? यही यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। और इसका यूज करके कई सवाल बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक सवाल अगर ये देखा जाए, क्यू चार्ज है, यहां से L दूरी पे एक डिस्क ले लो ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है? R, और इससे पूछ ले फ्लक्स, इससे पूछ ले फ्लक्स। मेथड नंबर 1, एरिया बनाओ छोटा सा, फील्ड लिखो, एरिया के साथ इंटीग्रेट करो, पूरा आएगा, ठीक है। मेथड नंबर 2,
इसको ऐसे रेडियस मानते हुए मान लो कि ये किसी स्फीयर का हिस्सा था, ठीक है, ये किसी स्फीयर का हिस्सा था, मान लेते, और उसको सेंटर मानते हुए, उसको रेडियस मानते हुए, ये रेडियस क्या है यहाँ पे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और बोलते हैं कि ये किसी स्फीयर का हिस्सा था। तो मेरे हिसाब से जितना फ्लक्स इस स्फीयर से गुजरेगा उतना ही फ्लक्स इस डिस्क से भी गुजरेगा। फैराडे फिर लाइन ड्रॉ करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, उस स्फीयर से कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा, तो सर वो स्फीयर जितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा होगा उस रेशियो में देख लेंगे। अरे होगा ना, अरे होगा ना। तो इस स्फीयर के कारण जो सॉलिड एंगल होगा, अगर आपको याद हो, ये एंगल अगर हो जाए आपका थीटा, तो सॉलिड एंगल होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है तो लिखो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई बराबर इससे गुजरने वाला फ्लक्स डिवाइडेड बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 2। अरे इसको इंटीग्रेशन से करवाए थे, याद होगा कितना मेहनत किए थे, और इंटीग्रेशन भी टफ आया था। जिसको नहीं याद है वो फिर से करना। तो ये आ जाएगा फाई बराबर क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू बताओ आप ही, एल बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। खत्म। स्पीड देख रहे हो? अरे स्पीड देख रहे हो? ये कौन सा ट्रिक है? कोई ट्रिक नहीं है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए हम सॉलिड एंगल पढ़ा देते हैं, सब बहुत सारा सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो कब फैराडे यूज करना है, कब गॉस यूज करना है, कब सॉलिड एंगल यूज करना है, ये प्रैक्टिस से आएगा, है ना। और कब कंबाइंड हाइब्रिड यूज करना है कि नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो जो अपना सीट है उसका जेई वाला पार्ट निकालो, जेई एडवांस 2011 का एक क्वेश्चन है, निकालो, हम बता देते हैं क्वेश्चन। बाकी जो वीडियो में देखेंगे उनको दिख जाएगा स्क्रीन पे अभी, ठीक है। नहीं, 2015 का क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। देखो इसमें 3D बनाने का कोशिश किया है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, और बोल रहा है कि एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया हुआ है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस इन वाई जेड प्लेन, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस इन वाई जेड प्लेन, और जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कितना दूरी पे है वो, √3/2a पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और ट्राई करो। इसको अगर गॉस से बनाने जाओगे तो अच्छा खासा 7 से 8 मिनट लगेगा। अगर आप मैथ्स में थोड़े से वीक हो, मैथ्स में अच्छे हो तो भी 4 से 5 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 41, चलो, बड़ा मेहनत से ये डायग्राम बनाए हैं, कैसे इसको समझ लो, कैसे इसको समझ लो। ये एक्स है, ये लाइन, सॉरी ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है और ये जेड, ठीक। ये मान लो वाई एक्स जेड, 2-3 डायग्राम बनाएंगे तब जाके शायद आपको समझ में। एक प्लेन है जो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस प्लेन का सेंट्रल पार्ट, बीच वाला पार्ट कहाँ पे है,
ओरिजिन पे। मतलब यहाँ पे जितना प्लेन आपको आगे दिख रहा उतना ही प्लेन पीछे है, यानी ये YZ प्लेन के आगे कितना होगा a/2 और पीछे कितना होगा a/2। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ सर, ये हिस्सा AB कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ। अच्छा, एक लाइन चार्ज ऐसे गुजर रहा, वो 3D डायग्राम को हम 2D में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। एक लाइन चार्ज ऐसा गुजर रहा अनंत से अनंत तक, और वो इस प्लेन से कितना ऊपर है, √3/2a, और वो Z एक्सिस को क्रॉस करते जा रहा है और Y के पैरेलल है। मतलब इसके सेंट्रल पोर्शन से गुजर रहा होगा। अब क्या करो, इस पूरे सिस्टम को ध्यान से देखना। अच्छा, ये लाइन जो होगा ये L/2 होगा और ये L/2, ये L/2 और ये L/2 है ना। इस पूरे को लो और ऐसे घुमा दो ताकि Y किधर आ जाए, आपकी तरफ, और BC लाइन क्या हो जाए, सीधा, है ना। तो ये आपको 2D में कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना। BC ये वाला लाइन, और अंदर कितना है ये L, अंदर L है। नहीं समझ में आ रहा, इसको पूरा लिए और ऐसे घुमा दिए कि BC यहां पे आ गया बोर्ड के प्लेन में, और AB पीछे है। कितना पीछे होगा, L। अभी भी नहीं समझ में आ रहा। और ये लाइन चार्ज यहां से सेंटर से कितना ऊपर दिखेगा, √3/2a। ये कितना हो जाएगा, a/2, और ये कितना होगा, a/2। अच्छा, ये लाइन चार्ज ऐसे जा रहा है, ठीक है। मेथड नंबर 1 जो हम बनाएंगे नहीं, आप घर पे ट्राई करना। क्या करोगे, अगर इससे फ्लक्स निकालना, इस लाइन चार्ज का फ्लक्स निकालना, तो यहां से थीटा एंगल पे जाके या यहां से x दूरी पे जाके एक स्ट्रिप काटना जिसका विड्थ कितना होगा dx, और अंदर डेप्थ कितना होगा L, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा L dx। अच्छा, ये दूरी कितना होगा, ये दूरी √3/2a दिया हुआ, मान लो L दिया हुआ, तो ये दूरी क्या हो जाएगा L sec थीटा। तो यहां से जो फील्ड होगा, ध्यान से देखते जाना, अभी किसी भी इनफाइनाइट चार्ज से x दूरी पे फील्ड क्या होता, 2k लैम्डा अपॉन डिस्टेंस, यानी L sec थीटा, और ये एरिया। अच्छा, ये L नहीं है, इसको D मान लो, ठीक है, क्योंकि L ऑलरेडी इसमें है। और एरिया क्या होगा, अरे एरिया क्या होगा L d थीटा, ठीक है। और सुनो, अभी कहानी खत्म कहां हुई, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा। अरे फ्लक्स क्या होता है, ठीक, इंटीग्रेट करना, शायद सॉल्व हो जाए आपसे। इसमें फिर वही सारा काम करना पड़ेगा। एक याद है, एक स्ट्रेट लाइन लिए थे, उसका फील्ड लिखे थे फाइनाइट चार्ज के कारण, तो इस थीटा को x के टर्म में बदले थे, वो सब करके सॉल्व करोगे तो आंसर आए, ठीक है। मेथड नंबर 1 नहीं समझ में आया। अरे फ्लक्स कैसे निकालते हैं, एरिया लेते हैं, वहां पे फील्ड लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। फाई का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू क्या लोगे
ये मान लो ये बीटा है और ये बीटा ही होगा, सिमेट्रिकल है, तो माइनस बीटा से बीटा अपना सॉल्व करते रहा। ठीक है, अरे समझ में आया? घर पे बैठ के बनाना, सॉल्व करके लाना, नहीं तो कल धोएंगे। ठीक, अब हम इसको कैसे सोचते हैं, ये देखो। कुछ चीजें लाइफ में अगर याद रह जाए तो कभी कभी काम कर जाती हैं। ठीक है, कैसे काम करते दिखाते हैं। ठीक है, ये a/2 है और ये √3a/2 है। ठीक है, अगर इस एंगल को थीटा लेते हो तो tan थीटा क्या हो जाएगा, देखो तो √3 होगा, यानी ये एंगल 30 डिग्री है, 30 नहीं 60 है, तो ये 30, तो ये पूरा 60। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हेक्सागन जो होता है, रेगुलर हेक्सागन, वो सेंटर पे 60 डिग्री ही करता है। ठीक है, जो प्लेट ये है ना, ऐसा ही प्लेट इधर, ऐसा ही प्लेट इधर, ऐसा ही प्लेट इधर, ऐसा ही प्लेट इधर और ऐसा ही प्लेट इधर, सब प्लेट का ये लेंथ क्या है, ए ए ए ए ए ए। ठीक है, ठीक है, और पीछे अंदर एल, तो ये एक ट्यूब ऐसा बनेगा, हेक्सागन वाला ट्यूब बनेगा, और इसके बिल्कुल सेंटर से चार्ज गुजर रहा होगा। अरे गुजर रहा होगा, हर साइड से फ्लक्स क्या होगा, बराबर बराबर होगा, सिमेट्रिकली, क्योंकि जो लाइन चार्ज होता है उसका फील्ड कैसा होता है, रेडियल। तो अगर इससे फ्लक्स फाई है तो फाई है, फाई है, फाई है, फाई है, फाई है, तो टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर से, इस हेक्सागोनल सिलेंडर से कितना गुजरेगा, 6 पाई। दिस मस्ट बी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, अंदर एल दूरी तक है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर लैम्डा एल बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया। ठीक है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर आपका दिमाग तो इतना तेज काम किया, मेरा काम नहीं किया। कोई बात कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं परेशान हो, नहीं किया तो भी आंसर आएगा और इतना ही फास्ट आएगा। चलो मान लो आपको ये हेक्सागन नहीं दिख रहा, ठीक, ये और ये पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, अरे बना रहा है। अच्छा, जब भी लाइन चार्ज होता था तो जनरली हम कैसा गॉसियन सरफेस लेते थे, स्फेरिकल, ये घूसा मारेंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते थे। तो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लो जिसके ये सेंटर पे आ जाए, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो जिसके ये सेंटर पे लाइन चार्ज आ जाए। तो इस अच्छा, ये सिलेंडर का लेंथ कितना ले रहे हैं अंदर के लिए, एल, और इसका रेडियस क्या है, ए, ए नहीं है बे, ये है ये, ठीक है, उसे छोड़ो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेंथ क्या है, एल। अच्छा, ऐसा ऐसा अगर सेक्टर काटोगे तो कितना सेक्टर कटेगा, 6 सेक्टर कटेगा। अब 60 है टोटल, 360 होता तो 6 सेक्टर कटेगा। अच्छा, जितना फ्लक्स इस नीचे वाले सिलेंडर का, जो नीचे वाला ऐसे एरिया बनेगा, ऐसे ऐसे और लंबा, उससे गुजरेगा, उतना ही हर 6 से गुजरेगा, अरे गुजरेगा, और जितना इससे फ्लक्स गुजरेगा उतना ही इससे भी गुजरेगा। कैसे, फैराडे,
और टोटल सिलेंडर से फ्लक्स कितना गुजरेगा, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिलेंडर के 1/6 पार्ट से कितना फ्लक्स गुजरेगा, लैम्डा एल बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अरे होगा, तो उतना ही फ्लक्स इससे भी गुजरेगा, खत्म। उससे भी सोच सकते हो, अब इससे सोच लो, इससे सोच लो, या इंटीग्रेशन कर लो, या इंटीग्रेशन कर, ये तो सोच सकते थे। जनरली लाइन चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल लेते हैं ना गॉसियन सरफेस, क्योंकि वो सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है। अरे रेडियल होता है ना फील्ड लाइंस इनफाइनाइट लाइन का। अब इनफाइनाइट लाइन है गधा। तो ये जो ज्योमेट्री बनाया आईआईटी, सॉल्व करने में कितना इंपॉर्टेंट था, कुछ नहीं, कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन था खतरनाक तरीके से कि बच्चा देख के हो जाए बेहोश। हाँ ठीक है। तो जेई जब भी 3D दे ना डायग्राम जनरली, तो कोशिश उसका ऐसा व्यू लो जो कि 2D में आ जाए। अभी बहुत बार मिलेगा, ठीक है, बहुत बार मिलेगा। ये जेई पिछले 4-5 साल से ये काम कर रहा है, डराने के लिए 1-2 सवाल 3D में दे देता है। छोड़ देंगे, अब देख 2D में कौन मार देता, बना लेते क्या है ना। चलो लिख लो, इतना आत्मविश्वास है तो फिर क्या कहें। तो ऑलमोस्ट फील्ड का सवाल ख़त्म हो जाएगा, हम लोग पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे है ना नेक्स्ट क्लास में। तो एक सवाल ये है कि मान लो एक स्फीयर है बड़ा सा, ठीक है, और इसका कुछ रेडियस है मान लो कैपिटल R। इसके अंदर से एक छोटा सा स्फीयर काट लिया गया। अब यहाँ पे मटेरियल वाइज बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज वाइज बात कर, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट में मास वाइज ज़्यादा वैल्यू नहीं होता, चार्ज कन्फिग्रेशन कैसा है उसमें इंटरेस्ट है। तो ये कैविटी जो है ना, यहाँ पे ये कैविटी है, और बाकी हर जगह प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर क्यू चार्ज डेंसिटी है पूरे में, ठीक है। इस स्फीयर का रेडियस मान लो स्मॉल r है, ठीक है। इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाले वेक्टर का नाम रख देते हैं ए वेक्टर मान लो, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट, ठीक है, एकदम आर्बिट्रेरी पॉइंट है, जिसका यहाँ से वेक्टर है x और यहाँ से वेक्टर है y, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। अच्छा, पोटेंशियल हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो वर्क एनर्जी पढ़ के आइएगा, और पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पढ़ाए थे वो थोड़ा सा देख के आइएगा, ठीक है। समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी बहुत मेहनत से हम पढ़ाए थे, याद है ना। तो वो जरूर रिवाइज करके आइएगा, तभी फायदा होगा। आप नहीं किए थे? आप किए थे? बता दीजिए, लिंक डाल उनको बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक मैं खोज के, थोड़ा सा हेल्प कर देना, ठीक। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मान लो एक सिग्मा चार्ज का स्फीयर, कितने चार्ज का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हॉलो स्फीयर नहीं है ना, हाँ रो चार्ज का सॉलिड स्फीयर, ठीक है, मतलब चार्ज सेंटर से बाहर तक सब बराबर। यहाँ से x दूरी पे फील्ड कितना आता था, रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इस फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो कोई दिक्कत होगा अगर उसको x वेक्टर बोल दे, यहाँ से यहाँ तक के वेक्टर को बोल दे x वेक्टर, तो लेंथ भी इंक्लूड हो जाएगा और डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि डायरेक्शन भी उसी x के अलॉन्ग है। तो क्या वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। और यही अगर माइनस रो चार्ज होता तो यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ होता, तो बस माइनस लगा देते तो मेरा काम हो जाता। ये चीज़ आई होप समझ में आया हो, ठीक है, पक्का। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कैविटी को आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जो स्फीयर है ना पूरा वाला,
ये पूरा रो है, पूरा रो है, ठीक है, और उसमें से एक छोटा सा गोला माइनस रो का अंदर डाल दिए, तो जहां रो और माइनस रो होगा वो क्या हो जाएगा, हम दो गोला लिए, कैपिटल आर रेडियस का गोला लिए जिसका डेंसिटी रो है, एकदम सॉलिड, ये कैविटी भूल जाओ थोड़ी देर, कैपिटल आर रेडियस का गोला लिए जिसमें चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है, और एक छोटा गोला लिए स्मॉल आर जिसका चार्ज डेंसिटी माइनस रो, और इसको उठाए और जहां पे ये पोजीशन किया हुआ कैविटी उस जगह पे इसको अंदर डाल दी, तो जहां पे ये गोला जाएगा वो बेसिकली बन जाएगा जीरो डेंसिटी चार्ज का, प्लस रो माइनस रो, पूरे का रो है ना, और वो जो गोला लेके गए वहां अंदर बीच में डाले वो क्या था, माइनस रो, तो उतने स्पेस में तो प्लस रो और माइनस रो दोनों आ गया ना। फिर से सुन, एक गोला लिए पूरा आर रेडियस का जो रो डेंसिटी का था, और एक छोटा गोला लिए स्मॉल आर रेडियस का, ठीक है, ये रो ये माइनस रो, एकदम पूरा चकाचक एकदम एक जैसा यूनिफॉर्मिटी के साथ, इस गोला को लो और इसमें डाल दो, मान लो जेली जैसा सब्सटेंस था जिसमें चार्ज था, है ना, तो इसको लिए ये सॉलिड जैसा था, बॉल जैसा, ये भी चार्ज था, इसको बीच में डाल, तो जहां पे ये रहेगा ना वहां पे चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाए, क्यों, प्लस रो माइनस रो, अब मास है, मास से हमको मतलब नहीं, कैविटी मतलब ये नहीं कि खोखला ही होना चाहिए, चार्ज के हिसाब से वो कैविटी, अरे है ना, तो बेसिकली हम इन दोनों को अगर अलग अलग दोनों का फील्ड लिख दें इस जगह पे, दोनों का फील्ड इस जगह पे लिख दें और उसको सुपर इंपोज कर दें तो मेरा काम चलेगा, अरे चलेगा, तो इसके सेंटर से पोजीशन वेक्टर क्या है, y, तो y पे फील्ड क्या होगा बताओ, रो y अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसके सेंटर से x वेक्टर पे फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ, अरे अंदर की तरफ होगा ना, कितना, रो एक्स, अंदर की तरफ अब लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस जैसे लगाया तो ये इसके साथ ऐड होकर उल्टा साइन हो जाएगा ना, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण यहां पे फील्ड लिख दिए और इसके कारण उसी जगह पे फील्ड लिख दिए, अरे गधा, अगर एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q2 है, यहां पे फील्ड लिखना है, ये R1 दूरी है, ये R2 दूरी है, तो क्या करोगे, नेट फील्ड, इसका फील्ड लिख देंगे और इसका फील्ड लिख देंगे और वेक्टोरियली जोड़ देंगे, तो वही तो कर रहे हैं, तो शकल देख रहा है ऐसा जैसे इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यहां पे दो चार्ज है, एक बड़ा गोला और उसके बीच में एक छोटा गोला, तो बड़े वाले गोले के कारण फील्ड लिख दिया रो y अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, किधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर, अब ये भूल जाओ कैविटी था, कैविटी का उपाय तो कर लिए, और उस माइनस रो वाले के कारण फील्ड वहां पे क्या होगा, माइनस रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, रो y अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स, अरे होगा, अब ध्यान से इस डायग्राम में देखो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर दिस वेक्टर, यानी ये वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर बराबर वाई वेक्टर, तो ए वेक्टर बराबर माइनस एक्स वेक्टर, अच्छा ए वेक्टर तो कांस्टेंट है, ये दोनों के सेंटर के बीच का दूरी है, मतलब पोजीशन वेक्टर है, एक्स और वाई कांस्टेंट नहीं हो तो वेरी कर सकता है, अगर बोलेंगे यहाँ पे फील्ड बताओ, यहाँ पे फील्ड बताओ, यहाँ पे फील्ड बताओ, लेकिन ए तो कांस्टेंट ही आएगा, दैट मीन्स अंदर में हर जगह फील्ड क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये जो है आपका ये बेसिकली ऐसा हो गया रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये जो दोनों सेंटर को मिलाने वाला वेक्टर है
उसी डायरेक्शन में फील्ड जेनरेट होगा, उसी डायरेक्शन में फील्ड जेनरेट होगा। मतलब यहां पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा और यूनिफॉर्म होगा। अब बोलोगे सर यूनिफॉर्म क्यों? देखो रो अपॉन 3ε0 का फील्ड है, रो अपॉन 3ε0 का फील्ड है, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का अपने पास दूसरा तरीका मिल गया। पहला तरीका क्या था? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का पहला तरीका क्या था? इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज अगर रखते थे तो उसके दोनों तरफ फील्ड बनता था सिग्मा अपॉन 2ε0, याद आ रहा? जो कि कांस्टेंट होता था, है ना। और दूसरा तरीका है कि एक सॉलिड चार्ज स्फीयर के बीच में कैविटी कर दो तो उसमें भी फील्ड कैसा बनेगा? कांस्टेंट। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए इसके अंदर में चार्ज वार्ज फेंक दे तो अगेन वही प्रोजेक्टाइल वाला फंडा लगेगा जो दो प्लेट के बीच में लगा था, याद आ रहा? नहीं समझ में? अरे दो प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म फील्ड था, यूनिफॉर्म फील्ड के कारण किसी भी चार्ज पे यूनिफॉर्म फोर्स लगेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में दो ही पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन या प्रोजेक्टाइल। तो जो वो दो प्लेट के बीच वाला कहानी था वही यहाँ भी चलेगा, और वही कहानी जो प्रोजेक्टाइल में चॉइस ऑफ एक्सिस, खत्म, पता नहीं चला कुछ। ठीक है। तो अगले क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, कोई दिक्कत? पढ़ के आइएगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर्स।